एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। दिस इज शिवानी है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये जो हमारा चैनल है फिजिक्स एकेडमी, यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए फ्री कोर्स करवाया जा रहा है 2023 जैम एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ आईआईटी जैम 2023 नहीं, जैम के बाद आपका जो जो एमएससी एंट्रेंसेस आने वाले हैं उसके बाद आपको आपका गेट एंड एज वेल एज सी एस आर आई नेट को जो आप अपेयर करने वाले एमएससी में, उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक हमारा कोर्स को, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारा सारे वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको देखिए। ठीक है, आपको जो भी डाउट आ रहा है आप हमारा इस वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप होगा वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में और हमारा टीम आपका डाउट क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन था जो लोग हमारे चैनल को पहले ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने अभी तक इस चैनल पे मैंने आप लोगों को फिजिकल का सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट कवर करवा दिया है। ठीक है, ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसके बाद आपका और भी फिजिक्स एंड मोमेंट्स का मैम आपको ऑलरेडी कुछ इनऑर्गेनिक का जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, कार्बन स्ट्रक्चर खत्म हो गया है ऑलरेडी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया है। तो ऑलमोस्ट हमने 50 to 60% कवर सिलेबस कवर कर चुके हैं आप लोगों का। ठीक है, एंड होप कि आपको नोट्स भी मिल रहा होगा एंड उसको आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर चलते देखिए, जो भी आप कर रहे हैं सीरियसली कीजिए, क्योंकि इसी बार ही आपको आईआईटी एग्जाम निकालना होगा अच्छे रैंक से। तो हमारे साथ अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हमने एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था जो आइसोथर्म्स क्या होते हैं, ग्राफ्स कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है ड्यू टू फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ रेसिडुअल फोर्सेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो रेसिडुअल फोर्सेस होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन जब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन जब एक सॉलिड का सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा दैन इन द बल्क, तब हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। उसका हमने अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो अगर प्रीवियस वाला वीडियो आपने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड ये जो हमारा होगा ये सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस चैप्टर के लिए नोट नहीं प्रोवाइड करूँगी, आप लोगों को खुद से मेरे क्लासेस में से ही नोट बनाना होगा, क्योंकि मैं सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, आप मेरे क्लासेस में से ही डायरेक्ट नोट कीजिए। तो जो भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट में बताइए, मैं आपको सॉल्व करने आपके लिए सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं अभी बिना देरी किए। तो हमने पढ़ा था लांगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोटोप क्या होता है। हमने एक इक्वेशन देखा था कि P इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा। थीटा होता है क्या, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सो K जो होता है, K या क्या आपको याद है K का मैंने क्या लिखवाया था आपको, K होता है K इक्विलिब्रियम, वो होता है क्या, लांगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कोफिशिएंट और लांगमुइर कांस्टेंट और एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। ठीक है, ओके। सो हमने देखा था पिछले क्लास में इक्वेशन क्या, कि P इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा, K इंटू P। ठीक है, P यहाँ पे है प्रेशर, K है आपका लांगमुइर कांस्टेंट और एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट और लांगमुइर कोफिशिएंट, थीटा है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मेरा आवाज आपको क्लियर आ रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं लिखा इस टर्म्स को प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ग्राफ्स। लांगमुइर एब्जॉर्प्शन में कितने ग्राफ्स होते हैं। ओके, लांगमुइर में पहले देखेंगे हम आइसोथर्म क्या होता है। ठीक है, लांगमुइर अभी हम देखने वाले हैं क्या, लांगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मैंने पहले ही आपको बताया था कि आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। मैंने पहले ही आपको ये बोला था कि जब भी हम कोई भी आइसोथर्म
को देखते हैं। आइसोथर्म मीन्स आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं। देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इक्वेशन लिख लीजिए, इसका क्या होता है। यहाँ पे हम आइसोथर्म में क्या करेंगे, थीटा एंड टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। थीटा वर्सेस पी वेयर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको बाद में समझ नहीं आएगा। 1 सेकेंड गाइस। ओके, आवाज आ रही है आपको अभी, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या, थीटा वर्सेस पी के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो ड्रॉ कीजिए पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। सो चलिए अब हम बनाएंगे ग्राफ थीटा एंड पी के बीच में। दिस इज थीटा वर्सेस पी। हमारे पास इक्वेशन था क्या, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, ठीक है। इसको इस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए, के पी होल इंटू 1 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई करें, के पी माइनस के पी थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब के पी थीटा को राइट साइड ले आइए, के पी विल बी इक्वल टू थीटा प्लस के पी थीटा, है ना। यहाँ से हम थीटा को कॉमन ले सकते हैं, देन के पी विल बी इक्वल टू थीटा कॉमन ले लीजिए 1 प्लस के पी, सिंपल कैलकुलेशन है। तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। ये हमने क्यों डिराइव किया, क्योंकि देखिए हमें थीटा वर्सेस पी के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिराइव किया सिंपल इक्वेशन एक, ठीक है। यहाँ इस साइड में हमने थीटा रखा एंड थीटा विल बी इक्वल टू होगा क्या, के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। इस फॉर्मूला को भी याद रखना, थोड़ा बॉक्स करके लिख लो एंड इस फॉर्मूला को भी लिख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थीटा वर्सेस पी के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन देखिए अगर हम ये वाला जो टर्म है 1 प्लस के पी, इसको अगर इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ये जो ग्राफ आएगा अभी थीटा इज इक्वल टू के पी के लिए, थीटा इज इक्वल टू के पी, ये किसके लिए ग्राफ होगा, फर्स्ट ऑर्डर जैसे दिख रहा है ना, रेट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, मतलब काइनेटिक्स में आप जो पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, वहाँ पे क्या होता है कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration टू द पावर 1। तो यहाँ पे भी ये जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है थीटा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि थीटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, या फिर कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी नहीं, थीटा को हम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे या फिर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ही बोलेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। तो थीटा होगा क्या, जो थीटा होगा वो होगा इधर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन देखिए, जैसे कि हमने देखा कि फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वैसे ही इन केस ऑफ, यहाँ पे देखिए रेट जो है आर, रेट को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, लेकिन इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वेशन हमने रेट को थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ये इक्वेशन आपको पता होगा ना, केमिकल काइनेटिक्स में आप अगर मोनालिसा मैम को फॉलो कर रहे हैं, शायद अभी ये आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर आगे जाकर आप पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
सॉरी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। e टू द पावर 1 होगा तो रेट विल बी इक्वल टू क्या, रेट रेट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी, ओके, k इंटू ए। तो ये जैसा दिख रहा है ये भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू केपी। अगर 1 + केपी टर्म को हम इग्नोर करेंगे, अगर 1 + केपी टर्म को हम इग्नोर करते तब हमारा जो इक्वेशन आता है वो इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर आता है। तो अगर मैं इस टर्म को, अगर हम माने कि कंडीशन लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन के लिए अब कंडीशन लेते हैं। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आया था, फाइनल इक्वेशन आया थीटा इज इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाई 1 + केपी, ठीक है। हमें थीटा एंड पी के बीच में ग्राफ बनाना है, इस तरफ हम बनाएंगे क्या, थीटा एंड पी के वर्सेस में ग्राफ, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में ग्राफ बनाने के लिए 1 + केपी को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ केपी को इग्नोर करें तो केपी भी डिवाइडेड में 1 बचेगा। तो केपी को हम कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेते हैं केस 1, इफ प्रेशर इज वेरी वेरी लो, प्रेशर इज वेरी वेरी लो और एट ए वेरी लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर, मान लीजिए कि 0.00001 बार, तो 0.0000001 बार जो होता है वो बहुत ही कम होता है। 1 के रिस्पेक्ट में 0.001 बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि के पी टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब प्रेशर आपका बहुत ही ज़्यादा लो होगा तब उस केस में के पी भी बहुत लो होगा 1 से। तो 1 में देखिए, जब भी हमारे पास मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपये है, ठीक है, मेरे पास 5 रुपये है एंड आपके पास 2 रुपये है, ठीक है। अगर मैं आपको 1 रुपये दे दूंगी तभी उस 1 रुपये का कुछ वैल्यू रहेगा, क्योंकि मतलब हमारा थोड़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा कि आपके पास, या फिर मान लीजिए कि मेरे पास मान लीजिए 3 रुपये है एंड आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपये है, ठीक है। अगर मैं मेरा 3 रुपये से आपको 1 रुपये दे दूंगी तो आपका 2 हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन एक एस्टेब्लिश हो रहा है, हम दोनों का वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो उस वहाँ पे 1 रुपये का कुछ वैल्यू है, ठीक है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है एंड और मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपया है एंड मेरे पास 1 रुपये है, ठीक है। अगर मैं आपको मेरा एक जो रुपया था आपको दे दूंगी तो वहाँ पे तो कोई आपका वैल्यू नहीं रहेगा ना। मतलब 2 लाख 1 रुपये एंड 2 लाख के बीच में क्या फर्क होता है, समझ में आ रहा है आपको बात मेरा। देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो मेरा जो जो 0 या फिर अगर मेरे पास 0.5 रुपीज़ है, 0.5 रुपीज़ है मेरा, ठीक है। तो उसको अगर मैं आपको दे दूंगी तो उसमें 2 लाख रुपए के मुकाबले ये तो बहुत ही कम होगा ना। तो इसीलिए वन जो हमारा वैल्यू है वो इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए 1 के आगे हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, के का वैल्यू चाहे जितना भी हो ना, के को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के पी का जो होल लेवल वैल्यू रहेगा वो डिक्रीज करेगा। तो 1 के मुकाबले जो के पी का वैल्यू आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे के पी जो टर्म था उसको नेग्लेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हम ग्राफ बना सकते हैं। इस टर्म को याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को, कि पी प्रेशर जब वेरी वेरी लो होता है तब थीटा विल बी इक्वल टू के पी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। तो इसीलिए के पी जो टर्म मल्टीप्लाइंग जो टर्म आएगा वो उसको हम 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हम नेग्लेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अभी इक्वेशन में, थीटा विल बी इक्वल टू के पी, ठीक है। तो अब ये होगा, ये किस तरह दिख रहा है, फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जैसा, है ना। तो अगर फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जैसा दिख रहा है तो इसको हम ग्राफ बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। थीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जब हम के तो कांस्टेंट है, मतलब ये कैसा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स
एम होता है आपका स्लोप, एम विल बी इक्वल टू स्लोप आ जाएगा। एंड यहाँ पे प्लस सी जो होता है, सी यहाँ पे 0 है, प्लस 0, सी जो होगा आपका इंटरसेप्ट जो होगा वो है 0। ठीक है, अब हम सिंपली ग्राफ बनाएंगे जो ग्राफ ओरिजिन को देकर पास कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे स्लोप क्या है, एम। ठीक है, ये है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्लोप की जगह हम एम लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका पहला केस का ग्राफ। ठीक है, ये हुआ पहला केस का ग्राफ, इसको याद रखना। ठीक है, अगर हम केस अभी 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं अभी। केस 2 में अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं, जो लोगों को वीडियो स्लो लग रहा है वो लोग अपना जो क्वालिटी है, सॉरी जो स्पीड है वीडियो का, उसको 1.5 स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या केस 2 को। केस 2 में अगर हम ग्राफ बनाए, यहाँ पे भी हम थीटा वर्सेस पी की ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हमने पिछला वाला जो ग्राफ देखा था वहां पे हमने लिया था वेरी लो प्रेशर। अब हम देखेंगे हाई प्रेशर के लिए। ठीक है, अगर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, अगर हमारे पास हाई प्रेशर आया तो जब वो के साथ प्रेशर मल्टीप्लाई होके आएगा वैल्यू उसका तो बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि हमारे पास अगर पी का वैल्यू लो है तो जब मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट आएगा के पी का वो लो आएगा। जब पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब उसको हम किसी और से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है मान लीजिए। ठीक है, उस हाई प्रेशर को वो प्रेशर का हाई वैल्यू को जब हम और एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के का, तो वो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे के पी जो वैल्यू आएगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा 1 से। पी का बहुत ज़्यादा वैल्यू लिए, मान लीजिए कि हमने 380 एटीएम ले लिए या फिर 340 बार ले लिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो 1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है या फिर ज़्यादा है। ठीक है, तो केपी अगर बहुत ज़्यादा हो गया 1 से, तो तब हम क्या कर सकते हैं कि 1 जो है, 1 जो हमारा जो इक्वेशन था हमारे पास क्या, थीटा विल बी इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। अगर के पी का वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा आया तो 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2 लाख में कर रहे थे हम। 2 लाख है आपके पास और मैंने आपको 1 रुपये दिया, 2 लाख 1 रुपये, उसका क्या वैल्यू है 2 लाख के आगे। ठीक है, अगर मैं 50,000 रुपीज़ दूँ, थोड़ा उसका कुछ वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू जो है वो केपी के हिसाब से बहुत नेग्लेजिबल आ जाएगा, तो इसीलिए हम 1 को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाई केपी। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो थीटा जो है वो जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आया, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी ऐसे ही कुछ कंडीशन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जीरो होता है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिस एनी टर्म टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, तो वहाँ पे भी रेट इज इक्वल टू 1 आ रहा था एंड यहाँ पे भी रेट इज इक्वल टू 1 ही आया। रेट मतलब थीटा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमारे पास थीटा क्या आया, 1 आया इन केस ऑफ वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई पी। के पी जो हुआ वो बहुत ज़्यादा हो गया 1 से, तो थीटा इज इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है वो फॉलो कर रहा है क्या, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, थीटा वर्सेस पी, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो 1 है, कांस्टेंट है वो, तो वो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह आएगा पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।
एंड प्रीवियस वाले में क्या फॉलो कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। हियर हियर इन केस ऑफ केस 1 इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। एंड इन केस ऑफ सेकेंड केस दिस फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर हम कॉम्बाइन ग्राफ देखें उन लोगों का, ये जो 2 ग्राफ्स आया, अगर यहाँ पे मैं एक लिखूं कॉम्बाइंड फॉर्म, 2 केसेस आए ना, तो कॉम्बाइंड फॉर्म अगर मैं देखूं, कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे दिखेगा, थीटा एंड पी के प्रोसेस में हमने ग्राफ बनाया। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट को फॉलो कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, उसके बाद वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया। मतलब जब हम प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तब प्रेशर जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज करेगा। जब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का सरफेस पूरा फुलफिल हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, तब एक्स्ट्रा जगह उसके पास नहीं बचेगा ना, तो और वो कहाँ पे एडजॉर्ब करेगा गैस मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इसीलिए जब हम इनिशियली प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एक सॉलिड के ऊपर, वहाँ पे एडजॉर्प्शन धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर सम टाइम, वो क्या होता है, धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ द ग्राफ फॉर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ लैंगमुइर, ठीक है। ओके, तो ये रहा यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो k है, के पी, ठीक है, के ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड p, यहाँ पे k का यूनिट होता है प्रेशर इनवर्स, ठीक है। इसको याद रखना, यहाँ पे ये जो k है, k का वैल्यू जो है, k इंटू प्रेशर जो है, यहाँ पे k का यूनिट है प्रेशर इनवर्स, ठीक है। ओके, हमने पढ़ लिया लैंगमुइर आइसोथर्म में क्या होता है, एंड हमने अभी पढ़ लिया कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ठीक है। अब हम चलिए पढ़ते हैं कि लिमिटेशन क्या होता है। इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ को अच्छे से बना के रखना, ठीक है। अगर मैं लिमिटेशन के बारे में बात करूँ तो लिमिटेशन में क्या दिया है, द एडजॉर्ब्ड गैस हैज टू बिहेव आइडियली इन द वेपर फेज, ठीक है। ये जो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन है वो एक फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे गैसेस जब एडजॉर्ब होते हैं तो वहाँ पे उनको आइडियल कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दिस कंडीशन कैन बी फुलफिल्ड एट लो प्रेशर कंडीशन ओनली। लैंगमुइर इक्वेशन इज वैलिड अंडर लो प्रेशर ओनली। इसको अच्छे से मार्क करना, लैंगमुइर लिख लो इसको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। लैंगमुइर इक्वेशन इज वैलिड ओनली अंडर लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है। ओके, सेकेंड ये होगा आपका फर्स्ट लिमिटेशन, ये ओनली लो प्रेशर कंडीशन ही फॉलो कर सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको सेकेंड कंडीशन बताऊं, सेकेंड में क्या था कि लैंगमुइर इक्वेशन जो था उसको अज्यूम किया गया था कि वो मोनोलेयर है, ठीक है। लैंगमुइर जब ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए थे, उन्होंने ये एग्जामिन ये बिलीव किया था कि ये जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो ओनली मोनोलेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन मोनोलेयर फॉर्मेशन इज पॉसिबली ओनली अंडर लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर कंडीशन द assumptions break द गैस मोलिकुल, एंड वहाँ पे क्या होता है कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। लैंगमुइर जब ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको जब परफॉर्म किया था, उन्होंने ये एज्यूम किया था कि ये मोनोलेयर होगा, लेकिन वहाँ पे मोनोलेयर नहीं होता, वहाँ पे मल्टी लेयर होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अगर थर्ड जो लिमिटेशन होगा उसको अगर हम देखेंगे कि एक और assumption लिए थे उन्होंने कि ऑल साइड्स इन द सॉलिड सरफेस आर इक्वल इन साइज, ठीक है। जो सॉलिड का सरफेस होगा वहाँ पे ऑल सॉलिड सरफेस का साइज जो होगा वो इक्वल होगा, एंड इक्वल शेप एंड साइज का होगा,
ये एज्यूम किए थे, जो एब्जॉर्बेंट सरफेस होता है ना, वो एज्यूम किए थे कि इसका सरफेस जो होगा वो सिमिलर शेप एंड साइज कंडीशन में होगा, ठीक है। लेकिन हमने तो पता है कि रियल सॉलिड का जो सरफेस होता है वो हेटेरोजेनियस होता है। रियल सॉलिड का सरफेस कभी भी इसको याद रखना, रियल सॉलिड का सरफेस जो नेचर में मिलता है वो कभी भी होमोजीनियस नहीं होता। मतलब उसका सरफेस कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा, वो हमेशा ऐसे ऐसे करके रहता है, कभी बढ़ गया होगा कभी कम गया होगा, ठीक है। तो ये हुआ उनका थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन होगा, उन्होंने ये एज्यूम किया था कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल कंडीशन के अलावा रिएक्शन करते हैं। रियल गैस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन लैंगमुयर ने ऐसा एज्यूम किया था कि वो रिएक्टेंट, मतलब वो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे, कोई इंटरेक्शन नहीं दिखा रहे, ठीक है। ओके। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या था कि वहाँ पे नहीं, इसको जाने देते हैं। ये चार अजम्पशन आपके पास लैंगमुयर का था, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर ओनली वैलिड अंडर लोअर प्रेशर, सेकेंड वन इज दिस इज मल्टी मोनोलेयर, ठीक है। एंड थर्ड अजम्पशन इज सॉलिड का जो सरफेस साइज होता है वो सिमिलर होता है, सेम सिमिलर शेप एंड साइज का होता है। एंड फोर्थ लैंगमुयर अजम्पशन जो होता है, जो लिमिटेशन था, वो होता है कि जब गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते थे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे, लेकिन रियल गैस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चार जो हुआ वो मेन आपका लैंगमुयर एडजॉर्प्शन इक्वेशन का लिमिटेशन था, ठीक है। तो होप कि आप लोग ये सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए फिर हम आगे और एक छोटा सा क्लास होगा जहाँ पे मैं आपको फ्रेंडली का और एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बता दूंगी, एंड वहाँ पे आपका ये जो एडजॉर्प्शन जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग गाइस, सीखते रहिए डेली डेली मेरे साथ साथ, एंड हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं कल को।